दिल्ली की सर्द रात। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, लेकिन शहर अभी भी पूरी तरह सोया नहीं था। सड़क पर कभी कभी गुजरती गाड़ियों की आवाज और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। रिया अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे कई रातों से उसने ठीक से नींद नहीं ली हो। वह एक पत्रकार थी, लेकिन वह सिर्फ खबरें लिखने वाली पत्रकार नहीं थी। रिया सच ढूंढने वाली पत्रकार थी, और सच अक्सर खतरनाक होता है। उस रात भी वह एक ऐसी ही फाइल पढ़ रही थी जो शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। फाइल का नाम था ब्लैक आइलैंड कॉन्फिडेंशियल। रिया ने गहरी सांस ली। उस फाइल को उसे किसी ने अनजान ईमेल से भेजा था। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें सच में सच चाहिए तो इसे पढ़ो, लेकिन सावधान रहना। रिया पहले तो हंस दी थी। इंटरनेट पर ऐसी रहस्यमयी बातें रोज मिलती हैं, लेकिन जब उसने फाइल खोली तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें कई लड़कियों की तस्वीरें थीं, कुछ मुस्कुराती हुई, कुछ डरी हुई, और कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें देखकर रिया का दिल धड़कना भूल गया। उन तस्वीरों के साथ नाम लिखे थे, उम्र लिखी थी, और तारीखें भी, और लगभग हर नाम के सामने एक ही शब्द लिखा था, मिसिंग। रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फाइल को नीचे स्क्रॉल किया। अगले पेज पर एक आदमी की तस्वीर थी, महंगे सूट में, सफेद बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसका नाम लिखा था विक्टर हेलर, एक अरबपति, दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का मालिक और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि उसने यह नाम पहले भी सुना है, कई बार, लेकिन हमेशा बिजनेस मैगजीनों में, कभी भी किसी अपराध में नहीं। फाइल में नीचे एक और लाइन लिखी थी, इन सभी लड़कियों को आखिरी बार विक्टर हेलर के निजी द्वीप के पास देखा गया था। रिया की सांस अटक गई। निजी द्वीप। उसने तुरंत गूगल खोला और सर्च किया, विक्टर हेलर आइलैंड। कुछ ही सेकंड में तस्वीरें सामने आ गईं। नीले समुद्र के बीच एक खूबसूरत द्वीप, सफेद रेत, महंगे विला, और बीच में एक विशाल हवेली। दुनिया के अमीर लोग अक्सर वहां पार्टी करने आते थे। मीडिया उसे कहता था पैराडाइज आइलैंड, लेकिन उस फाइल में उसका दूसरा नाम लिखा था, ब्लैक आइलैंड। रिया के शरीर में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर झटक दिया। तुम ज्यादा सोच रही हो, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रिया ने फिर से फाइल पढ़नी शुरू की। अगले पेज पर एक लड़की की कहानी थी। उसका नाम था अनाया, उम्र 19 साल, छोटे शहर की रहने वाली। वह मॉडल बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। फाइल के मुताबिक एक एजेंट ने उसे एक पार्टी में बुलाया था। कहा था कि वहां बड़े लोग होंगे, फिल्म प्रोड्यूसर, बिजनेस टाइकून, और शायद उसका सपना पूरा हो जाए। लेकिन वह पार्टी मुंबई में नहीं थी, वह पार्टी उस द्वीप पर थी। उसके बाद अनाया कभी वापस नहीं आई। रिया ने धीरे से लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसका दिल भारी हो गया था। उसे उन तस्वीरों में मुस्कुराती लड़कियां याद आ रही थीं, सपनों से भरी हुई, उम्मीदों से भरी हुई, और फिर अचानक गायब। रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह ऐसे मामलों को पहले भी कवर कर चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार कहानी बहुत बड़ी लग रही थी, बहुत खतरनाक और बहुत अंधेरी। उसी समय उसका फोन बजा। रिया चौंक गई। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी पुरुष आवाज आई, क्या तुमने फाइल पढ़ ली? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? आवाज हल्के से हंसी। नाम जानना जरूरी नहीं है, रिया ने गुस्से से कहा। अगर तुमने यह फाइल भेजी है तो तुम्हें पता है इसमें क्या है। यह बहुत बड़ा आरोप है। आवाज गंभीर हो गई। आरोप नहीं, सच। रिया कुछ पल चुप रही। फिर उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, तुम पत्रकार हो, तुम सच ढूंढती हो, तो जाओ और उस द्वीप का सच दुनिया को बताओ। रिया ने धीमे से कहा,
अगर यह सब सच है तो बहुत शक्तिशाली लोग इसमें शामिल होंगे। फोन के उस पार कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, हाँ, और इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? आवाज अचानक बहुत उदास हो गई। क्योंकि मेरी बहन भी उन लड़कियों में से एक थी। रिया की आंखें फैल गईं। फोन के उस पार आदमी की आवाज कांप रही थी। वह सिर्फ 18 साल की थी और अब वह कहीं नहीं है। रिया के दिल में दर्द की लहर उठी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। फिर वह आदमी बोला, अगर तुम सच में हिम्मत रखती हो तो उस द्वीप पर जाओ, और अगर नहीं तो ये फाइल डिलीट कर दो और भूल जाओ कि तुमने कभी इसे देखा था। कॉल कट गई। रिया लंबे समय तक फोन को देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक सुरक्षित, दूसरा खतरनाक, लेकिन सच हमेशा दूसरे रास्ते पर होता है। रिया ने धीरे से लैपटॉप फिर से खोला, फाइल को देखा और खुद से कहा, मैं यह कहानी खत्म करके रहूंगी। उसे नहीं पता था कि उसी पल कहीं दूर एक काली गाड़ी उसके अपार्टमेंट के बाहर आकर रुक चुकी थी और अंदर बैठे 2 आदमी उसकी खिड़की की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक ने सिगरेट जलाते हुए कहा, तो यही है वो लड़की? दूसरा आदमी बोला, हां, और अगर यह ज्यादा गहराई तक गई? तो पहला आदमी मुस्कुराया, तो यह भी गायब हो जाएगी। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली में हल्की धूप निकल चुकी थी, लेकिन रिया के कमरे में अब भी रात जैसा माहौल था। टेबल पर कॉफी का खाली मग रखा था और लैपटॉप अब भी खुला हुआ था। रिया ने पूरी रात सोया नहीं था। उसके दिमाग में बस वही फाइल घूम रही थी, ब्लैक आइलैंड, और वो अनजान आदमी जिसकी बहन गायब हो गई थी। रिया ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठी। आईने में खुद को देखा। थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें एक अजीब सा जुनून भी था, सच जानने का जुनून। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार कॉल उसके ऑफिस से थी। रिया, तुम आज ऑफिस आ रही हो? उसके एडिटर ने पूछा। हाँ सर, बस थोड़ी देर में। अच्छा है, आज एक बड़ा इंटरव्यू है। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। किसका? एडिटर ने कहा, एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार आया है विदेश से। उसका नाम है आरव मेहरा। उसने कई बड़े इंटरनेशनल स्कैम्स एक्सपोज किए हैं। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। न्यूज ऑफिस हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। फोन बज रहे थे, कीबोर्ड की आवाजें, रिपोर्टर्स इधर उधर भाग रहे थे। रिया अंदर आई तो कई लोग उसे देखकर मुस्कुराए। वह इस ऑफिस की सबसे बहादुर पत्रकारों में से एक मानी जाती थी, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। वह सीधे अपने एडिटर के केबिन में गई। दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, काले बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। एडिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मिलो, ये हैं आरव मेहरा। रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हाथ मिलाया। हाय। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूं। रिया ने हैरानी से पूछा, मेरे बारे में? हां, आरव बोला, तुम्हारी स्टोरीज काफी खतरनाक लोगों को परेशान करती हैं। रिया हल्का सा हंस दी। और तुम्हारी? आरव की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। मेरी स्टोरीज लोगों को गायब कर देती हैं। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिया को अचानक महसूस हुआ कि इस आदमी के अंदर भी कोई गहरा दर्द छुपा हुआ है। एडिटर ने बात बदलते हुए कहा, असल में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ काम करो। रिया चौंक गई। किस पर? एडिटर ने एक फाइल टेबल पर रखी, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। रिया ने फाइल उठाई। उसका दिल अचानक रुक सा गया। फाइल के कवर पर वही शब्द लिखे थे, ब्लैक आइलैंड। रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ी। आरव उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वह उसकी प्रतिक्रिया पढ़ रहा हो। तुम पहले से इसके बारे में जानती हो, है ना? आरव ने शांत आवाज में कहा। रिया के हाथ हल्के से कांप गए। तुम कैसे जानते हो? आरव कुर्सी पर बैठ गया, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वही फाइल मैंने तुम्हें भेजी थी। रिया की सांस रुक गई। क्या? एडिटर हैरान होकर बोला, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो?
आरव ने सिर हिलाया। नहीं। फिर उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब जान गए हैं? रिया का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। तो फोन पर जो आदमी था वो तुम थे? आरव ने धीरे से कहा। हाँ। और तुम्हारी बहन? आरव की आंखें अचानक नम हो गईं। वह सच है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया को अचानक उसकी आंखों में वो दर्द दिखाई दिया जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसका नाम काव्या था। आरव ने धीमी आवाज में कहा। वह सिर्फ 18 साल की थी और वह भी उसी द्वीप पर गई थी। रिया के दिल में एक टीस उठी और फिर आरव ने सिर झुका लिया। फिर वह कभी वापस नहीं आई। रिया को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। उसने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। अफसोस से लोग वापस नहीं आते। फिर उसने सीधा रिया की आंखों में देखा। लेकिन सच शायद उन्हें इंसाफ दिला सकता है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम्हें लगता है उस द्वीप पर कुछ बहुत गलत हो रहा है? आरव ने बिना हिचकिचाए कहा। मुझे पता है। रिया ने पूछा, कैसे? आरव ने टेबल पर एक और फोटो रखी। उस फोटो में एक बड़ी पार्टी चल रही थी। महंगे कपड़े पहने लोग, हंसी, शराब, संगीत, और बीच में खड़ा था एक आदमी, सफेद बाल, सूट, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान, विक्टर हेलर। आरव बोला, यह पार्टी उसी द्वीप पर हुई थी। रिया ने फोटो को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी नजर फोटो के एक कोने पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी, डरी हुई, और वह कैमरे की तरफ देख रही थी। रिया का दिल धड़कने लगा। यह, आरव ने धीरे से कहा, मेरी बहन। रिया कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को देखती रही। उस लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और अचानक रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह लड़की मदद मांग रही हो। भले ही तस्वीर कई साल पुरानी थी। रिया ने धीरे से कहा, हम उस द्वीप पर जाएंगे। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम यकीन से कह रही हो? रिया की आंखों में दृढ़ता थी। हाँ, अगर वहां सच में कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम वाकई पागल हो। रिया हंस पड़ी। और तुम? आरव बोला, मैं तो पहले से हूं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे और शायद उसी पल उनके बीच कुछ बदल गया। एक अजीब सा भरोसा, एक अनकहा रिश्ता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय ऑफिस की बिल्डिंग के सामने सड़क पर एक काली कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठे आदमी फोन पर बात कर रहे थे। सर, वो लड़की फाइल पढ़ चुकी है। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई। और वह उस पत्रकार के साथ काम कर रही है। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, अगर वे उस द्वीप तक पहुंच गए? आदमी ने घबराकर पूछा, तो क्या करें? फोन के दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी, तो उन्हें पहुंचने ही मत दो। दिल्ली की दोपहर थी। न्यूज ऑफिस की खिड़कियों से आती धूप फर्श पर लंबी रेखाएं बना रही थी। बाहर शहर की भागदौड़ जारी थी, लेकिन अंदर रिया के दिमाग में सिर्फ एक ही जगह घूम रही थी, वह द्वीप। टेबल पर फैली फाइलों के बीच रिया और आरव बैठे थे। कागजों, तस्वीरों और लैपटॉप स्क्रीन पर कई नाम चमक रहे थे। गायब हुई लड़कियों की सूची, तारीखें, लोकेशन, और हर जगह एक अजीब समानता। आरव ने धीरे से कहा, देखो, लगभग हर लड़की को किसी पार्टी के बहाने बुलाया गया था। रिया ने स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए कहा, और लगभग हर केस में आखिरी लोकेशन वही है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ब्लैक आइलैंड। कुछ पल दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ ऐसी की हल्की आवाज थी। रिया ने धीरे से पूछा, तुम्हारी बहन काव्या, उसे किसने बुलाया था? आरव की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। एक मॉडल एजेंसी। उन्होंने कहा था कि उसे इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मौका मिलेगा। उसने कागज पर उंगली रखी, लेकिन वह एजेंसी असली नहीं थी। रिया ने भौहें सिकोड़ दी। मतलब? आरव बोला, वह सिर्फ एक जाल था। रिया ने गहरी सांस ली। उसे अचानक महसूस हुआ कि यह कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना उसने सोचा था। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक नेटवर्क था, बहुत बड़ा,
बहुत शक्तिशाली और बहुत खतरनाक। शाम को दोनों ऑफिस से बाहर निकले। सूरज ढल रहा था। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रिया ने कहा, हमें उस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। आरव ने सिर हिलाया। आसान नहीं होगा, वहां सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया जाता है। रिया ने मजाक में कहा, तो हमें भी खास बनना पड़ेगा। आरव हल्का सा हंस पड़ा। कई दिनों बाद शायद वह पहली बार हंसा था। कुछ सेकंड के लिए माहौल हल्का हो गया, लेकिन तभी आरव अचानक रुक गया। उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार पर गई। कार का शीशा काला था। अंदर कौन बैठा है? दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने पूछा। क्या हुआ? आरव धीरे से बोला। तुम्हें वो कार दिख रही है? रिया ने देखा। हाँ। तो? आरव की आवाज गंभीर हो गई। ये कार सुबह से हमें फॉलो कर रही है। रिया का दिल धड़कने लगा। क्या? मैंने इसे ऑफिस के पास भी देखा था। रिया ने घबराकर कहा। तो अब? आरव ने शांत रहने की कोशिश की। हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हमें कुछ पता नहीं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे सड़क पार करने लगे, काली कार अचानक स्टार्ट हो गई और तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। रिया चीख पड़ी, आरव! आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। कार उनके बिल्कुल पास से तेजी से गुजर गई। ब्रेक की चीखती आवाज, और फिर कार कुछ मीटर आगे रुक गई। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। यह क्या था? आरव ने दांत भींचते हुए कहा। चेतावनी। कार का दरवाजा खुला। दो आदमी बाहर उतरे। काले कपड़े, सख्त चेहरे। उनमें से एक बोला, तुम लोग बहुत गलत जगह टांग अड़ा रहे हो। रिया का गला सूख गया। आरव ने शांत आवाज में कहा, हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आदमी हंसा। सच में? उसने जेब से एक फोटो निकाली। फोटो में रिया थी, उसके अपार्टमेंट के बाहर की। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे? दूसरा आदमी बोला, हम सिर्फ देख रहे थे कि तुम कितनी दूर जाओगी। पहला आदमी आगे बढ़ा, और अब तुम बहुत दूर आ चुकी हो। आरव ने रिया को धीरे से पीछे किया। तुम लोग क्या चाहते हो? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, उस फाइल को भूल जाओ और उस द्वीप के बारे में सोचना भी बंद कर दो। रिया ने गुस्से से कहा, अगर नहीं किया तो? आदमी की मुस्कान गायब हो गई। तो अगली बार कार सिर्फ पास से नहीं गुजरेगी। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर दोनों आदमी कार में बैठे और तेजी से चले गए। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। रिया के हाथ अब भी कांप रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था और साथ ही गुस्सा भी। अब मुझे और यकीन हो गया है, उसने कहा। वहां जरूर कुछ भयानक हो रहा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी हिम्मत देखकर वह हैरान था। तुम अभी भी पीछे नहीं हटोगे? रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव हल्का सा मुस्कुराया। तुम सच में पागल हो? रिया ने कहा। और तुम? आरव बोला, मैं तो उस द्वीप को जलाने तक नहीं रुकूंगा। रिया ने पहली बार उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक देखी, दर्द से भरी हुई लेकिन मजबूत। ठीक उसी समय हल्की हवा चली। रिया के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरव ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उन्हें हटाया। दोनों अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें मिली और उस पल दुनिया जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक गई। लेकिन तभी आरव का फोन बज उठा। वह चौंक गया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगर तुम्हें उस द्वीप तक पहुंचना है। आरव ने भौहें सिकोड़ दी। कौन? आवाज बोली, कल रात 11 बजे, पुराना एयरपोर्ट हैंगर, और अकेले आना। फोन कट गया। रिया ने पूछा, कौन था? आरव ने धीरे से कहा, शायद कोई जो हमें उस द्वीप तक पहुंचा सकता है। रिया की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान ऑफिस में बैठा एक आदमी टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें देख रहा था। सफेद बाल, महंगा सूट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। विक्टर हेलर। उसने सिगार जलाया और धीरे से कहा, तो खेल शुरू हो गया। दिल्ली की रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी।
घड़ी में 10:45 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध से दूर पुराने एयरपोर्ट का इलाका लगभग सुनसान पड़ा था। टूटी हुई बाड़, जंग लगे हैंगर और हवा में उड़ती धूल जगह किसी छोड़ी हुई फिल्म सेट जैसी लग रही थी। रिया और आरव अपनी कार से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़े। दूर एक बड़ा लोहे का हैंगर दिखाई दे रहा था। उसके अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रिया ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें यकीन है हमें यहां आना चाहिए था? आरव ने चारों तरफ नजर घुमाई। नहीं, वह हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन सच ढूंढने का रास्ता कभी सुरक्षित नहीं होता। रिया ने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दोनों धीरे धीरे हैंगर के अंदर पहुंचे। अंदर एक छोटा प्राइवेट विमान खड़ा था और उसके पास एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, काली जैकेट, चेहरे पर थकान। उसने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग देर से आए हो? आरव ने पूछा। तुमने ही फोन किया था? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ। रिया ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम कबीर है और मैं उस द्वीप पर काम करता था। रिया और आरव एक साथ चौंक गए। आरव ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? कबीर ने विमान की तरफ इशारा किया। मैं पायलट था, प्राइवेट फ्लाइट्स उड़ाता था, अमीर लोगों के लिए। रिया का दिल धड़कने लगा। क्या तुम हमें उस द्वीप तक ले जा सकते हो? कबीर ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, जैसे वह तय कर रहा हो कि उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें वहां ले गया तो शायद हम तीनों वापस नहीं आएंगे। रिया ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर हम नहीं गए तो बहुत सी लड़कियां कभी वापस नहीं आएंगी। हैंगर में कुछ पल सन्नाटा रहा। कबीर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, उड़ान 10 मिनट में है। छोटा प्राइवेट जेट आसमान में उड़ रहा था। नीचे शहर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। रिया खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अंधेरा था, बस कहीं कहीं बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी दिख रही थी। आरव सामने वाली सीट पर बैठा था। कबीर कॉकपिट में था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रिया ने धीरे से पूछा, कबीर, उस द्वीप पर क्या होता है? कॉकपिट से उसकी आवाज आई, तुम लोग सच में जानना चाहते हो? आरव ने कहा, हाँ। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर कबीर बोला, दिन में वह जगह स्वर्ग जैसी लगती है। समुद्र, संगीत, पार्टियां, दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग वहां आते हैं। रिया ने पूछा, और रात में? कबीर की आवाज भारी हो गई। रात में वह जगह नरक बन जाती है। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। वहां लड़कियों को लाया जाता है, सपनों के बहाने, पैसों के बहाने। और फिर वह अचानक चुप हो गया। आरव ने धीरे से कहा, और फिर? कबीर ने दर्द भरी आवाज में कहा, फिर उनका कोई नाम नहीं रहता। विमान के अंदर सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे उन तस्वीरों की लड़कियां याद आ रही थीं, उनकी मुस्कान, उनके सपने, और फिर उनका गायब हो जाना। विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। रिया चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक आरव उसके पास आकर बैठ गया। डर लग रहा है? उसने पूछा। रिया ने हल्की मुस्कान दी, थोड़ा। फिर उसने पूछा, तुम्हें? आरव ने सच कहा, बहुत। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर रिया बोली, फिर भी हम जा रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सामने लाना जरूरी होता है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। फिर अचानक उसने पूछा, अगर हम वापस नहीं आए तो? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुम अजीब हो। आरव हंस पड़ा, तुम भी? विमान हल्का सा हिला। रिया घबरा गई। उसका हाथ अनजाने में आरव के हाथ पर आ गया। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर रिया ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने धीरे से कहा, रहने दो। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। उसने हाथ नहीं हटाया। विमान के बाहर चांद बादलों के बीच चमक रहा था और उस शांत पल में दो अजनबी लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उसी समय दूर समुद्र के बीच एक खूबसूरत द्वीप चमक रहा था। चारों तरफ रोशनी, संगीत, महंगी गाड़ियां
और समुद्र के किनारे एक विशाल हवेली। उस हवेली की बालकनी में एक आदमी खड़ा था, सफेद बाल, महंगा सूट, हाथ में वाइन का ग्लास, विक्टर हेलर। उसके सामने एक स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन पर रडार दिख रहा था। एक छोटा विमान उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मेहमान आ ही गए। उसके पीछे खड़ा आदमी बोला, सर क्या उन्हें रोक दें? विक्टर ने सिर हिलाया, नहीं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्हें आने दो। खेल तभी मजेदार होता है जब खिलाड़ी मैदान में हो। उसने समुद्र की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, और इस द्वीप से कोई सच लेकर वापस नहीं जाता। समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ छोटा विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए रिया की आंखें फैल गईं। नीचे नीले समुद्र के बीच एक खूबसूरत द्वीप चमक रहा था। सफेद रेत, लंबे नारियल के पेड़ और बीच में एक विशाल हवेली जो हजारों रोशनी से जगमगा रही थी। दूर से देखने पर वह जगह सच में किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। लेकिन रिया के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। कबीर की आवाज कॉकपिट से आई, हम 5 मिनट में उतरने वाले हैं। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, यही है ब्लैक आइलैंड। रिया ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सच में यहां इतना सब होता है? आरव ने उसकी तरफ देखा, आज रात हमें सब पता चल जाएगा। विमान छोटे रनवे पर उतर गया। जैसे ही दरवाजा खुला, समुद्र की ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी भी थी। रिया और आरव नीचे उतरे। दूर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ गार्ड्स भी। उनमें से एक गार्ड आगे आया, आप लोग मेहमान हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पार्टी के लिए आए हैं। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रेडियो पर कुछ कहा। कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिलाया, आप अंदर जा सकते हैं। रिया ने राहत की सांस ली। पहला दरवाजा पार हो चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। हवेली के अंदर कदम रखते ही रिया हैरान रह गई। अंदर शानदार म्यूजिक चल रहा था, झूमते हुए लोग, हंसी, शराब के गिलास और दुनिया के सबसे अमीर दिखने वाले लोग। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, जैसे यहां सिर्फ मस्ती और ऐश के लिए आया हो। लेकिन रिया की नजर कुछ और ढूंढ रही थी। वह लड़कियां, वही लड़कियां जो फाइल में थीं। कुछ ही देर में उसने देखा, कमरे के एक कोने में कुछ युवा लड़कियां खड़ी थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में डर था। रिया का दिल कस गया। वह धीरे से बोली, आरव देखो। आरव ने भी देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। हाँ, यही है वो जाल। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, आप लोग नए लगते हैं। रिया और आरव ने मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, सफेद बाल, महंगा सूट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। विक्टर हेलर। वह उनके सामने खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वे कौन हैं। विक्टर ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, ब्लैक आइलैंड में आपका स्वागत है। आरव ने उसका हाथ मिलाया। धन्यवाद। विक्टर ने रिया की तरफ देखा। और यह खूबसूरत महिला? रिया ने शांत आवाज में कहा। रिया? विक्टर की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। रिया बहुत सुंदर नाम है। रिया को उसकी नजरों से अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। विक्टर बोला, आशा है आप लोग यहां की पार्टी एंजॉय करेंगे। फिर वह धीरे से उनके पास झुककर बोला, और यहां जिज्ञासा से ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं होता। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसे सब पता था? विक्टर ने फिर से मुस्कुराकर कहा, आराम से रहिए, यह द्वीप सिर्फ खुशी के लिए बना है। फिर वह भीड़ में गायब हो गया। रिया ने धीरे से कहा, उसने हमें पहचान लिया है क्या? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, शायद वह हमें डराना चाहता है। कुछ देर बाद पार्टी और तेज हो गई। संगीत, नाचते लोग, लेकिन रिया को अंदर से बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस चमक के पीछे कुछ बहुत अंधेरा छुपा हुआ है। तभी उसने देखा, एक गार्ड कुछ लड़कियों को लेकर हवेली के पीछे की तरफ जा रहा था। रिया ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा।
देखो, आरव ने भी देखा। हमें उनके पीछे जाना होगा। दोनों धीरे धीरे भीड़ से निकलकर पीछे की तरफ गए। हवेली के पीछे का हिस्सा अंधेरा था। पार्टी की आवाज दूर से आ रही थी। गार्ड उन लड़कियों को एक लोहे के दरवाजे के अंदर ले गया। दरवाजा बंद हो गया। रिया ने धीरे से फुसफुसाया, वहां कुछ है। आरव ने आसपास देखा, कोई गार्ड नहीं था। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर था। दीवारों पर हल्की पीली लाइट और अंदर से आती हल्की आवाजें। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? आरव ने उसकी तरफ देखा। अब वापस मुड़ने का वक्त नहीं है। दोनों धीरे धीरे अंदर चले गए। कॉरिडोर के अंत में एक कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रिया ने अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। अंदर कई लड़कियां बैठी थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ चुपचाप जमीन को देख रही थीं, जैसे उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान! तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तो आखिर तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए? रिया और आरव तुरंत मुड़े। कॉरिडोर के अंधेरे में विक्टर हेलर खड़ा था। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी, सिर्फ ठंडापन। मैं सोच रहा था, तुम कब तक अभिनय करोगे? रिया का गला सूख गया। आरव ने दांत भींच लिए। विक्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम्हें पता है इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत क्या है? रिया ने कुछ नहीं कहा। विक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहां जो आता है वह कभी सच लेकर बाहर नहीं जाता। कॉरिडोर में गार्ड्स के कदमों की आवाज गूंजने लगी। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था और उससे पहली बार सच में महसूस हुआ वे एक जाल में फंस चुके थे। अंडरग्राउंड कॉरिडोर में भारी सन्नाटा था। दीवारों पर लगी पीली लाइटें हल्के हल्के झिलमिला रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रिया और आरव बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनके सामने विक्टर हेलर खड़ा था। उसकी आंखों में अब पहले वाली नकली मुस्कान नहीं थी। अब उनमें सिर्फ ठंडापन था और घमंड। कॉरिडोर के दोनों तरफ से गार्ड्स के कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड में 4 गार्ड्स वहां पहुंच गए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। रिया का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी आवाज सबको सुनाई दे रही हो। विक्टर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आरव ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है तुम हमेशा बचते रहोगे? विक्टर हल्का सा हंसा, मैं सिर्फ बचता नहीं, मैं खेल चलाता हूं। उसने गार्ड्स की तरफ देखा। इन्हें नीचे ले जाओ। 2 गार्ड्स आगे बढ़े। उन्होंने रिया और आरव के हाथ पकड़ ली। रिया ने छूटने की कोशिश की, हमें छोड़ो, लेकिन गार्ड बहुत ताकतवर थे। कुछ ही सेकंड में दोनों को कॉरिडोर के और अंदर ले जाया जाने लगा। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंदर बैठी लड़कियां उन्हें देख रही थीं। उनकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमकी और फिर बुझ गई। कुछ देर बाद गार्ड्स उन्हें एक छोटे कमरे में ले गए। कमरा लगभग खाली था, बस एक टेबल, 2 कुर्सियां और ऊपर से आती एक सफेद लाइट। दरवाजा बंद हो गया। बाहर ताला लगने की आवाज आई। रिया धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हम फंस गए। आरव उसके पास बैठ गया। शांत रहो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था हम सबूत लेकर बाहर जाएंगे, लेकिन अब उसकी आवाज टूट गई। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हम अभी खत्म नहीं हुए। रिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में लगता है हम यहां से निकल पाएंगे? आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं पता। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, उम्मीद भी जिंदा है। रिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम जानते हो, अगर मैं इस कहानी में नहीं आती तो शायद मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। आरव हल्का सा मुस्कुराया, और बहुत बोरिंग भी। रिया हंस दी। पहली बार उस डर के बीच भी वह हंसी थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर हम यहां से बाहर नहीं निकले? आरव ने पूछा। तो? रिया की आवाज धीमी हो गई। तो मुझे एक बात कहनी है। आरव उसकी तरफ देखने लगा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
मैं खुश हूं कि इस कहानी में तुम मेरे साथ हो। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में भी भावनाएं चमकने लगीं। मैं भी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर समुद्र की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उस शांत पल में, डर के बीच, दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। द्वीप की हवेली में ऊपर एक बड़ा कमरा था। विक्टर हेलर खिड़की के पास खड़ा समुद्र को देख रहा था। उसके पीछे उसका आदमी खड़ा था। सर, पत्रकारों को कैद कर लिया गया है। विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, अब? आदमी ने पूछा। विक्टर ने वाइन का घूंट लिया, फिर मुस्कुराया। अब हम उन्हें दिखाएंगे कि यह द्वीप कैसे काम करता है। उसने स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर वही कमरा दिख रहा था जहां रिया और आरव बैठे थे। डर इंसान को तोड़ देता है, विक्टर ने धीरे से कहा, और टूटे हुए लोग कभी सच नहीं बोलते। रिया और आरव अभी भी कमरे में बैठे थे। अचानक दरवाजा खुला। 2 गार्ड अंदर आए। उनके साथ एक लड़की भी थी। वह लगभग 20 साल की लग रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ था। गार्ड्स ने उसे अंदर धक्का दिया। दरवाजा फिर बंद हो गया। लड़की जमीन पर गिर गई। रिया तुरंत उसके पास गई। तुम ठीक हो? लड़की की आंखों में आंसू थे। मुझे यहां से निकालो। रिया का दिल टूट गया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से कहा। सिया। आरव ने पूछा। तुम यहां कैसे आई? सिया ने रोते हुए कहा, मुझे कहा गया था कि यहाँ मॉडलिंग का ऑडिशन है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया और कहा कि हम अब कहीं नहीं जा सकते। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। सिया ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। सच? रिया ने मजबूती से कहा, हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर रिया को पता था कि यह कितना मुश्किल होगा। कमरे की दीवार पर लगा स्पीकर चालू हुआ। विक्टर की आवाज गूंजी। मुझे उम्मीद है आप लोग आराम से हैं। रिया गुस्से से बोली। तुम बीमार हो? विक्टर हंसा। नहीं, मैं सिर्फ शक्तिशाली हूं। आरव ने कहा, एक दिन तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा। विक्टर ने शांत आवाज में कहा, शायद, लेकिन आज रात नहीं। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। आज रात तुम लोग देखोगे कि इस द्वीप से भागना कितना मुश्किल है। स्पीकर बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे से आरव की तरफ देखा। अब क्या? आरव ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से फुसफुसाया, अब हम भागने का रास्ता ढूंढेंगे। रिया की आंखों में हल्की चमक आ गई। डर अभी भी था, लेकिन उम्मीद भी। उन्हें नहीं पता था कि अगली कुछ घंटों में या तो वे आजाद होंगे या हमेशा के लिए इस द्वीप में खो जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। द्वीप के ऊपर चांद बादलों के बीच छुपता निकलता था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हवेली के अंदर चल रही पार्टी की आवाज अब बहुत दूर से आ रही थी। अंडरग्राउंड कमरे में हल्की सफेद रोशनी जल रही थी। रिया, आरव और सिया चुपचाप बैठे थे। कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा था। सिया की आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे रो रही थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ रखा था। डरो मत, रिया ने धीरे से कहा, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे। सिया ने कमजोर आवाज में पूछा, सच? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लग रहा था। आरव कमरे के कोने में खड़ा दीवार को ध्यान से देख रहा था। रिया ने पूछा, क्या देख रहे हो? आरव धीरे से बोला, कैमरे। रिया ने ऊपर देखा। छत के कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा था। मतलब वो हमें देख रहे हैं? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। रिया के दिल में गुस्सा भर गया। तो इसका मतलब विक्टर अभी हमें देख रहा होगा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, यही तो वह चाहता है, हमें डराना। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। तीनों तुरंत चुप हो गए। ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। 2 गार्ड अंदर आए। उनके पीछे एक और आदमी था। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने रिया की तरफ देखा। तुम? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। चलो हमारे साथ। आरव तुरंत आगे बढ़ा। कहां ले जा रहे हो उसे? गार्ड ने बंदूक उसकी तरफ कर दी। पीछे हटो। सिया डर से कांपने लगी। रिया ने धीरे से कहा,
आरव, शांत रहो। फिर उसने गार्ड्स की तरफ देखा। मैं चलती हूं। गार्ड्स उसे कमरे से बाहर ले गए। दरवाजा फिर बंद हो गया। आरव गुस्से से दीवार पर मुक्का मार दिया। नहीं, रिया को लंबे कॉरिडोर से ले जाया जा रहा था। दीवारों पर लगी लाइटें अजीब परछाइयां बना रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वे एक बड़े कमरे के सामने रुके। दरवाजा खुला। अंदर एक शानदार कमरा था। महंगा फर्नीचर, बड़ी खिड़की, और बीच में खड़ा था विक्टर हेलर। वह खिड़की के पास समुद्र को देख रहा था। जैसे ही रिया अंदर आई, वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। रिया, उसने धीरे से कहा, तुम बहुत बहादुर हो। रिया ने गुस्से से कहा, तुम बीमार इंसान हो। विक्टर हंस पड़ा। दिलचस्प बात है, जिन लोगों के पास ताकत नहीं होती, वे ताकतवर लोगों को बीमार कहते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक दिन तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा। विक्टर धीरे धीरे उसके करीब आया। शायद, लेकिन तुम वह दिन नहीं देख पाओगी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर नहीं दिखाया। विक्टर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम जानती हो, तुम अलग हो। रिया ने व्यंग्य से कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे राक्षस के सामने खड़ी हूं। विक्टर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हें समझना चाहिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खेल खेलते हैं और दूसरे जो मोहरे होते हैं। रिया ने कहा, और तुम्हें लगता है मैं मोहरा हूं? विक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम एक समस्या हो। कैद वाले कमरे में आरव दीवार के पास खड़ा था। वह ध्यान से ताले को देख रहा था। सिया ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में भाग सकते हैं? आरव ने फुसफुसाकर कहा, मुझे कोशिश करनी होगी। उसने जेब से एक छोटा धातु का टुकड़ा निकाला। सिया हैरान हो गई। यह क्या है? आरव बोला, पुरानी आदत। वह धीरे धीरे ताले के अंदर उसे घुमाने लगा। कुछ सेकंड, फिर अचानक क्लिक, दरवाजा खुल गया। सिया की आंखें फैल गईं। यह खुल गया। आरव ने जल्दी से कहा, हमें रिया को ढूंढना होगा। दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर में निकल गए। ऊपर कमरे में विक्टर रिया के सामने खड़ा था। कमरे में भारी सन्नाटा था। विक्टर ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी पसंद की परवाह नहीं। विक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। तुम सच में दिलचस्प हो। उसी समय दरवाजे के बाहर अचानक भागते कदमों की आवाज आई। गार्ड चिल्ला रहे थे। वे कैद से भाग गए। विक्टर का चेहरा सख्त हो गया। क्या? एक गार्ड अंदर आया। सर, वो पत्रकार भाग गया है। विक्टर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसे ढूंढो, पूरे द्वीप में खोजो। रिया के दिल में उम्मीद की हल्की किरण जगी। आरव जिंदा था और शायद वह उसे बचाने आ रहा था। द्वीप की रात अब और गहरी हो चुकी थी। समुद्र की लहरें तेजी से किनारे से टकरा रही थीं। हवेली के अंदर की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे कुछ बहुत ही अंधेरा छिपा हुआ था। कॉरिडोर में गार्ड्स दौड़ रहे थे। उन्हें ढूंढो, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अलार्म की लाल लाइटें जलने लगीं। आरव और सिया तेजी से भाग रहे थे। सिया की सांसें तेज चल रही थीं। हमें रिया को ढूंढना होगा। आरव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन पहले हमें ऊपर जाना होगा। तभी दूर से गार्ड्स की आवाज आई। वो रहे। आरव ने तुरंत सिया का हाथ पकड़ा। दोनों एक साइड वाले रास्ते में मुड़ गए। यह रास्ता हवेली के पीछे की तरफ जाता था, लेकिन अचानक सिया रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो देखो। आरव ने आगे देखा। एक बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी और धीमी आवाजें, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। ऊपर के कमरे में रिया अभी भी विक्टर के सामने खड़ी थी। बाहर गार्ड्स की आवाजें आ रही थीं। विक्टर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम्हारा साथी भाग गया है।
उसने ठंडी आवाज में कहा। रिया ने धीरे से कहा, वो वापस आएगा। विक्टर मुस्कुराया, शायद, लेकिन तब तक तुम एक खास चीज देखोगी। उसने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, उसे नीचे ले जाओ। गार्ड्स ने रिया के हाथ पकड़ लिए और उसे कॉरिडोर की तरफ ले जाने लगे। कुछ मिनट बाद रिया को एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल में लाया गया। उसने जो देखा उससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे के बीच में एक बड़ा गोल मंच था। चारों तरफ अमीर लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर सुनहरे मास्क लगे हुए थे। कमरे में धीमी लाल रोशनी थी और बीच में कुछ लड़कियां खड़ी थीं, डरी हुई, कांपती हुई। रिया का खून ठंडा पड़ गया। ये क्या है? विक्टर धीरे धीरे उसके पास आया। यह हमारी परंपरा है, रिया ने गुस्से से कहा। यह अपराध है, विक्टर ने शांत स्वर में कहा। दुनिया की सबसे पुरानी सच्चाई जानती हो? ताकतवर लोग नियम बनाते हैं और कमजोर लोग उनका पालन करते हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे उन लड़कियों को देखकर दर्द हो रहा था। उसी समय आरव और सिया धीरे धीरे उसी हॉल के पास पहुंच गए। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर की रोशनी बाहर आ रही थी। आरव ने अंदर झांका और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर रिया खड़ी थी, गार्ड्स के बीच। सिया ने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। अब बस। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई। आज रात ये सब खत्म होगा। हॉल के अंदर मास्क पहने लोग धीरे धीरे गोल घेरे में खड़े थे। एक अजीब सा अनुष्ठान शुरू होने वाला था। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो शायद सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। रिया की आंखों में चमक आ गई। आरव, विक्टर ने गुस्से से कहा, उसे पकड़ो। गार्ड्स दौड़ पड़े, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने रॉड घुमाकर एक गार्ड को गिरा दिया। कमरे में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। रिया ने मौका देखकर एक गार्ड को धक्का दिया और भागकर आरव की तरफ दौड़ी। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कुछ सेकंड तक वे बस एक दूसरे को देखते रहे। रिया की आंखों में आंसू थे। तुम वापस आए? आरव ने कहा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से विक्टर की आवाज गूंजी, यहां से कोई नहीं जाएगा। उसके हाथ में बंदूक थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विक्टर ने बंदूक सीधी उनकी तरफ तान दी। खेल खत्म। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन आरव उसके सामने खड़ा हो गया, जैसे वह उसे बचाना चाहता हो। विक्टर मुस्कुराया। दिलचस्प। प्यार हमेशा इंसानों को कमजोर बना देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर समुद्र के पास कुछ और होने वाला था। कुछ ऐसा जो पूरी रात का खेल बदल देगा। अंडरग्राउंड हॉल में सन्नाटा छा गया था। लाल रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। बीच में खड़ा था विक्टर हेलर। उसके हाथ में बंदूक थी और बंदूक का निशाना था आरव और रिया। आरव रिया के सामने खड़ा था, जैसे वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हो। रिया की सांसें तेज चल रही थी। उसने धीरे से कहा, आरव हट जाओ। आरव ने सिर हिलाया। नहीं। विक्टर हल्का सा मुस्कुराया। वाह, सच्चा प्यार। उसने ताली बजाई। बहुत भावुक दृश्य है। रिया गुस्से से बोली, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? विक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैं हमेशा जीतता हूं। अचानक हॉल के बाहर से तेज आवाज आई। धड़ाम, जैसे कहीं कुछ विस्फोट हुआ हो। सभी लोग चौंक गए। गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आया। सर, बाहर बंदरगाह के पास विस्फोट हुआ है। विक्टर का चेहरा सख्त हो गया। क्या? किसने किया? आदमी हांफते हुए बोला, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग द्वीप पर घुस आए हैं। रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। उम्मीद की एक हल्की किरण उनके दिल में जगी। उसी समय द्वीप के दूसरे किनारे पर काली वर्दी पहने कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। वे चुपचाप हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक आदमी रेडियो पर बोला, टीम अल्फा अंदर घुस चुकी है। लक्ष्य
सभी कैदियों को बचाना। हॉल के अंदर विक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गार्ड्स की तरफ देखा। पूरे द्वीप को लॉकडाउन करो। अलार्म बजने लगा, लाल लाइटें चमकने लगी। लेकिन उसी समय पीछे खड़े मास्क पहने लोगों में से एक आदमी आगे आया। उसका मास्क काले सोने का था और बाकी लोगों से अलग था। विक्टर तुरंत चुप हो गया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह धीरे से बोला, सर। रिया और आरव हैरान हो गए। विक्टर किसी को सर कह रहा था। काले मास्क वाला आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज शांत लेकिन खतरनाक थी। विक्टर, तुमने कहा था सब नियंत्रण में है। विक्टर ने जल्दी से कहा, यह छोटी सी समस्या है, मैं संभाल लूंगा। आदमी ने सिर थोड़ा झुकाया। तुम हमेशा यही कहते हो। रिया ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह वही रहस्य था? विक्टर सिर्फ एक मोहरा था। काले मास्क वाले आदमी ने धीरे से अपना मास्क उतारा। रिया की आंखें फैल गईं। वह एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली चेहरा था, दुनिया के बड़े नेताओं में से एक, टीवी पर दिखने वाला, लोगों के सामने दयालु बनने वाला। लेकिन इस समय वह इस अंधेरे हॉल में खड़ा था। आरव ने फुसफुसाया, हे भगवान। रिया का दिल डूब गया। मतलब ये सब? आरव ने धीरे से कहा, यह सिर्फ विक्टर का काम नहीं है, इसके पीछे पूरा नेटवर्क है। विक्टर ने गुस्से से कहा, चुप रहो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सच सामने आ चुका था। काले मास्क वाले आदमी ने शांत आवाज में कहा, विक्टर, तुम्हें समझना चाहिए था, ऐसे काम में गवाह नहीं छोड़े जाते। विक्टर का चेहरा बदल गया। आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी ने गार्ड्स की तरफ देखा। इन सबको खत्म कर दो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अब खतरा पहले से भी बड़ा था। उसी समय हॉल की छत पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! छत का एक हिस्सा टूट गया। धूल और मलबा नीचे गिरा। ऊपर से रस्सियों के सहारे कुछ कमांडो नीचे उतरने लगे। एक कमांडो चिल्लाया, हिलना मत, यह इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम है। कमरे में अफरा तफरी मच गई। गार्ड्स ने गोली चलानी शुरू कर दी। कमांडो ने जवाबी फायर किया। कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आरव ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों जमीन पर झुकते हुए हॉल से बाहर भागने लगे। पीछे चीखें, गोलियां और टूटती चीजों की आवाज गूंज रही थी। कॉरिडोर में रिया और आरव तेजी से भाग रहे थे। रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। अब क्या करेंगे? आरव ने कहा, हमें समुद्र तक पहुंचना होगा। पीछे से फिर गोली चली। दीवार के पास से चिंगारियां निकली। रिया डर से चिल्लाई। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। उन्हें नहीं पता था कि अगला पल उनकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं रही थी। यह एक दुनिया भर में फैले गुप्त नेटवर्क की कहानी बन चुकी थी। और उस नेटवर्क के असली चेहरे अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। समुद्र के किनारे रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। दूर हवेली की तरफ से गोलियों और अलार्म की आवाजें अब भी आ रही थीं। रिया और आरव तेजी से दौड़ रहे थे। हवा तेज थी। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। रिया की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आरव, हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने कहा, द्वीप के पीछे एक पुराना जंगल है, वहां शायद हमें छुपने की जगह मिल जाए। दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। कुछ मिनट बाद वे घने पेड़ों के बीच पहुंच गए। जंगल अजीब तरह से शांत था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट। रिया ने धीरे से कहा, यह जगह अजीब लग रही है। आरव ने आसपास देखा। हां, जैसे यहां बहुत पुरानी कोई चीज छुपी हो। तभी दूर आग की हल्की रोशनी दिखाई दी। रिया ने फुसफुसाया, वो देखो। दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। एक खुली जगह पर 3 बूढ़े साधु बैठे थे। उनके सामने आग जल रही थी। उनकी लंबी दाढ़ियां थीं, आंखें गहरी और रहस्यमयी, जैसे वे इस जंगल के बारे में सब कुछ जानते हों। रिया और आरव रुक गए। एक साधु ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, तुम लोग देर से आए हो? रिया चौंक गई। आप हमें जानते हैं? दूसरे साधु ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रिया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा, तीसरे साधु ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, क्योंकि तुम साधारण लड़की नहीं हो। आरव ने हैरानी से पूछा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पहला साधु आग की तरफ देखते हुए बोला, यह द्वीप सिर्फ अपराध की जगह नहीं है, यह जगह बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी। साधु ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इस जंगल के बीच एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य की एक युवा रानी थी, बहुत बहादुर और बहुत दयालु। रिया चुपचाप सुन रही थी। साधु आगे बोला, लेकिन उस राज्य के कुछ शक्तिशाली लोग उसकी ताकत से डरते थे। उन्होंने एक गुप्त समूह बनाया, एक ऐसा समूह जो आज भी दुनिया के कई ताकतवर लोगों को नियंत्रित करता है। आरव ने धीरे से कहा, मतलब वही नेटवर्क? साधु ने सिर हिलाया। हाँ। रिया की सांस अटक गई। और उस रानी का क्या हुआ? साधु ने उसकी आंखों में देखा। उसे धोखा दिया गया, उसके अपने लोगों ने। और उस रात जंगल में एक भयानक घटना हुई। आग की लपटें तेज हो गईं, जंगल में हवा और ठंडी हो गई। रिया के दिल में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह कहानी उससे जुड़ी हो। तीसरे साधु ने धीरे से कहा, रिया, तुम्हारा चेहरा उस रानी जैसा है। रिया चौंक गई। क्या? साधु बोला, इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, कभी कभी वह वापस लौटता है। आरव ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पहला साधु बोला, यह द्वीप उस पुराने राज्य की जमीन पर बना है, और जो लोग आज यहां शक्ति का खेल खेल रहे हैं वे उसी पुराने गुप्त समूह के वंशज हैं। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब यह कहानी सिर्फ आज की नहीं थी, यह सैकड़ों साल पुरानी साजिश थी। अचानक तभी जंगल के बाहर से आवाज आई। गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच चमकने लगी। उन्हें ढूंढो, वे यहीं कहीं हैं, आरव ने धीरे से कहा। वे हमारे पीछे आ गए। रिया ने साधुओं की तरफ देखा। अब हम क्या करें? तीनों साधु शांत बैठे रहे। फिर उनमें से एक ने जंगल के अंधेरे की तरफ इशारा किया। जाओ, लेकिन याद रखना। उसकी आवाज गहरी हो गई। यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, यह सदियों पुरानी है। रिया और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वे अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे गार्ड्स की आवाजें करीब आती जा रही थीं। लेकिन अब रिया के मन में सिर्फ डर नहीं था, अब उसके अंदर एक सवाल भी था। क्या उसका अतीत सच में इस रहस्य से जुड़ा हुआ था? और अगर हां, तो शायद यह लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। जंगल में रात और गहरी हो गई थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। दूर आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे। रिया और आरव तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे गार्ड्स की आवाजें आ रही थीं। उन्हें पकड़ो, वे यहीं कहीं हैं। रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। आरव, हम बच नहीं पाएंगे। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जब तक हम कोशिश कर रहे हैं तब तक उम्मीद है। तभी अचानक धाएं, गोली की तेज आवाज गूंजी। आरव का शरीर झटका खाकर आगे गिर गया। रिया चीख उठी, आरव! उसने देखा, आरव के कंधे से खून बह रहा था। गोली उसे लग चुकी थी। आरव दर्द से जमीन पर गिर गया। रिया, भागो! रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच चमकी। गार्ड्स करीब आ रहे थे। तीनों साधु फिर से दिखाई दिए। वे जैसे अंधेरे से अचानक निकल आए हों। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, उसे यहां लाओ। रिया और एक साधु ने मिलकर आरव को उठाया। वे उसे घसीटते हुए जंगल के और अंदर ले गए। कुछ ही मिनटों में वे एक चट्टान के पीछे छिपी गुफा में पहुंच गए। बाहर गार्ड्स की आवाजें धीरे धीरे दूर हो गईं। गुफा में हल्की आग जल रही थी। साधुओं में से एक ने जल्दी से आरव के घाव को देखा। गोली कंधे में है। दूसरे साधु ने जंगल की जड़ी बूटियां निकाली। रिया रोते हुए बोली, कृपया उसे बचा लीजिए। साधु ने शांत आवाज में कहा, अगर भाग्य ने साथ दिया तो यह बच जाएगा। कुछ देर बाद उन्होंने बड़ी सावधानी से गोली निकाल दी। आरव दर्द से कराह उठा, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। रिया उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो जाओगे। आरव ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने कहा था ना,
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद पहला साधु धीरे धीरे रिया के पास आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। रिया, हमें तुमसे सच कहना होगा। रिया ने सिर उठाया। कैसा सच? साधु बोला। हम सिर्फ साधु नहीं हैं, हम इस द्वीप के पुराने रक्षकों के वंशज हैं। रिया हैरान रह गई। रक्षक? दूसरे साधु ने कहा। सदियों पहले जब इस जगह की रानी को धोखा दिया गया था, तब कुछ लोग थे जो उसके प्रति वफादार थे। उन्होंने कसम खाई थी कि एक दिन उस अन्याय का अंत करेंगे। रिया धीरे से बोली। और वह रानी? तीसरे साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम उसी रानी की वंशज हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? साधु ने कहा। तुम्हारे खून में वही विरासत है और इसलिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटे बाद आसमान में बादल फट पड़े। तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। पहाड़ों से पानी की छोटी छोटी धाराएं बहने लगीं। गुफा के बाहर एक सुंदर झील दिखाई दे रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के जंगली फल लगे थे, लेकिन उस खूबसूरत जगह में भी खतरे की गंध थी। रिया गुफा के बाहर खड़ी बारिश को देख रही थी। उसका मन भारी था। अचानक पीछे से आवाज आई। तुम ठीक हो? वह मुड़ी। आरव धीरे धीरे बाहर आया था। उसका कंधा अभी भी घायल था। रिया तुरंत उसके पास गई। तुम्हें आराम करना चाहिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं लेटा रहा तो तुम फिर किसी मुसीबत में फंस जाओगी। रिया हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। पहला साधु उनके पास आया। अब समय कम है, आरव ने पूछा। क्यों? साधु ने दूर समुद्र की तरफ देखा। क्योंकि विक्टर और उसका नेटवर्क अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगली रात उसकी आवाज भारी हो गई। वे इस द्वीप पर आखिरी अनुष्ठान करने वाले हैं। रिया ने पूछा। कौन सा अनुष्ठान? साधु ने कहा। जिससे उनकी शक्ति और मजबूत हो जाएगी और फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। जंगल में बिजली चमकी। आसमान गरज उठा। रिया ने मुट्ठी भींच ली। तो हमें उन्हें रोकना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही साहस था। हां, यह लड़ाई अब खत्म करनी होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन जंगल के अंदर छिपा हुआ एक प्राचीन मंदिर उनका इंतजार कर रहा था, जहां इस रहस्य का सबसे बड़ा सच छुपा हुआ था। सुबह का समय था, लेकिन जंगल में अब भी हल्का अंधेरा था। रात की तेज बारिश के बाद हर तरफ पानी की बूंदें चमक रही थीं। पेड़ों की पत्तियों से टपकता पानी, दूर पहाड़ों से बहती छोटी धाराएं और ठंडी हवा, सब मिलकर उस जगह को रहस्यमयी बना रहे थे। गुफा के बाहर खड़े होकर रिया दूर फैले जंगल को देख रही थी। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या सच में वह उस प्राचीन रानी की वंशज थी? और अगर हां, तो उसकी जिंदगी इस खतरनाक रहस्य से क्यों जुड़ गई? पीछे से कदमों की आवाज आई। वह मुड़ी। आरव धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गया। उसका कंधा अब भी घायल था, लेकिन वह पहले से बेहतर दिख रहा था। रिया ने चिंतित होकर पूछा। तुम्हें आराम करना चाहिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। इतिहास इंतजार नहीं करता। तीनों साधु भी गुफा से बाहर आ गए। पहला साधु बोला। अब समय आ गया है। रिया ने पूछा। किस चीज का? साधु ने जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया। तुम्हें सच दिखाने का। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। कौन सा सच? साधु बोला। तुम्हारी विरासत का सच। वे सब जंगल के और अंदर चलने लगे। रास्ता मुश्किल था। कहीं फिसलन भरी चट्टानें, कहीं घने झाड़, कहीं गहरे पानी से भरे गड्ढे। ऊपर पहाड़ों से धुंध नीचे उतर रही थी। रिया के मन में अजीब सा एहसास था, जैसे वह इस जगह को पहले भी देख चुकी हो। कुछ देर बाद वे एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान के पीछे घने बेलों से ढका हुआ एक रास्ता था। साधु ने बेलों को हटाया और धीरे से कहा, यही है। बेलों के पीछे एक बहुत पुराना पत्थर का मंदिर छुपा हुआ था। उसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। कई जगह पत्थर टूट चुके थे, लेकिन फिर भी मंदिर में एक अजीब शक्ति महसूस हो रही थी। रिया धीरे धीरे अंदर गई। मंदिर के बीच में एक बड़ा पत्थर का मंच था और उसके पीछे दीवार पर एक पुरानी मूर्ति बनी थी।
रिया अचानक रुक गई। उसकी सांस अटक गई। मूर्ति का चेहरा उससे बहुत मिलता जुलता था। आरव भी हैरान रह गया। यह तुम जैसी दिखती है, पहला साधु बोला, क्योंकि यह उसी रानी की मूर्ति है। रिया धीरे से आगे बढ़ी। उसने मूर्ति को छुआ। अचानक मंच के नीचे से हल्की आवाज आई। क्लिक। एक पत्थर खिसक गया। उसके नीचे एक छोटा सा धातु का डिब्बा छुपा था। साधु ने उसे खोला। अंदर एक पुराना लॉकेट था। उस पर वही प्रतीक बना था जो मंदिर की दीवारों पर था। साधु ने लॉकेट रिया को दिया। यह तुम्हारी विरासत है। रिया के हाथ कांप गए। जैसे ही उसने लॉकेट पहना, उसे अचानक कुछ पुरानी यादों जैसी झलक महसूस हुई। जंगल, लोग, धोखा और आग। वह घबराकर पीछे हट गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? रिया ने धीमे से कहा। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। दूसरे साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह लॉकेट सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह उस गुप्त समूह की शक्ति का राज भी है। आरव ने पूछा, मतलब? साधु बोला, विक्टर और उसके लोग सदियों से इस शक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया ने पूछा, क्यों? तीसरे साधु ने कहा, क्योंकि यह सिर्फ धन या सत्ता की बात नहीं है, यह नियंत्रण की बात है। दुनिया के बड़े फैसलों को छुपकर नियंत्रित करने की शक्ति। रिया का दिल भारी हो गया। उसी समय द्वीप की हवेली में विक्टर खड़ा समुद्र को देख रहा था। उसके सामने वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था जो मास्क पहने हुए था। विक्टर बोला, वे जंगल में छिपे हुए हैं। आदमी ने शांत आवाज में कहा, उन्हें ढूंढो, आज रात अनुष्ठान पूरा होना चाहिए। विक्टर ने पूछा, और अगर वे मंदिर तक पहुंच गए? आदमी मुस्कुराया, तब उन्हें जिंदा वापस मत आने देना। मंदिर के अंदर हवा अचानक भारी हो गई। दूर कहीं बिजली चमकी। रिया ने लॉकेट को कसकर पकड़ा। अगर विक्टर यह शक्ति चाहता है तो हमें उसे रोकना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम रोकेंगे? पहला साधु बोला, आज रात अंतिम लड़ाई होगी। या तो यह द्वीप हमेशा के लिए आजाद होगा या फिर यह अंधेरा और फैल जाएगा। रिया ने गहरी सांस ली। अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसे सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, लड़ने की ताकत। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि विक्टर की असली योजना उनसे भी ज्यादा खतरनाक थी। और वह योजना आज रात शुरू होने वाली थी। जंगल पर फिर से अंधेरा उतर आया था। आसमान में बादल तेजी से घूम रहे थे। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सीटी बजा रही थी। दूर समुद्र के पास बनी हवेली अब पहले से ज्यादा रोशन थी। आज रात कुछ बड़ा होने वाला था। रिया मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसके गले में वह पुराना लॉकेट चमक रहा था। वह समुद्र की तरफ देख रही थी। उसके मन में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसका कंधा अब भी घायल था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी। आरव ने धीरे से कहा, आज रात सब खत्म हो जाएगा। रिया ने उसकी तरफ देखा, या शायद सब शुरू होगा। मंदिर के अंदर तीनों साधु कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ रहे थे। आग की छोटी सी लौ बीच में जल रही थी। पहला साधु बोला, विक्टर आज रात उस शक्ति को हासिल करने की कोशिश करेगा। दूसरा साधु बोला, लेकिन वह नहीं जानता कि असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं बल्कि उस वंश में है। तीसरे साधु ने रिया की तरफ देखा, और वह वंश तुम्हारा है। रिया ने गहरी सांस ली। तो हमें हवेली वापस जाना होगा। आरव ने तुरंत कहा, हम दोनों जाएंगे। साधु ने सिर हिलाया, नहीं, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हवेली अब पूरी तरह सुरक्षा से घिरी होगी। रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम नहीं गए तो वह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद पहला साधु बोला, ठीक है, आज रात हम सब साथ चलेंगे। उसी समय हवेली के अंदर एक विशाल हॉल में दर्जनों अमीर और ताकतवर लोग इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर मास्क थे। बीच में एक बड़ा गोल मंच बना हुआ था। मंच के बीच एक पत्थर की वेदी रखी थी। विक्टर उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन जैसी चमक थी। वह धीरे धीरे बोला, सदियों से यह शक्ति छुपी हुई है, आज हम इसे अपने नियंत्रण में लाएंगे। पीछे खड़ा वह रहस्यमयी आदमी शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, बस याद रखना विक्टर, अगर तुम असफल हुए तो इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी।
विक्टर मुस्कुराया। मैं कभी असफल नहीं होता। जंगल के अंधेरे रास्ते से रिया, आरव और तीनों साधु हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी, रास्ता खतरनाक था, लेकिन अब वे रुकने वाले नहीं थे। कुछ देर बाद वे हवेली के पीछे वाले रास्ते तक पहुंच गए। आरव ने दीवार की तरफ देखा। यहीं से अंदर जा सकते हैं, रिया ने धीरे से कहा। तैयार? आरव ने हल्की मुस्कान दी। हमेशा। वे चुपचाप दीवार पार करके अंदर पहुंचे। गार्ड्स हर तरफ घूम रहे थे, लेकिन साधुओं को जैसे हर गुप्त रास्ता पता था। वे सब एक पुराने कॉरिडोर से होकर हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक दूर से मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अनुष्ठान शुरू हो चुका है। कुछ मिनट बाद वे उसी अंडरग्राउंड हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर लाल रोशनी चमक रही थी। विक्टर मंच के सामने खड़ा था। दर्जनों लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। रिया ने गहरी सांस ली। यही है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब पीछे नहीं हट सकते। रिया ने सिर हिलाया। नहीं। अचानक दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम। सभी लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। बस। विक्टर ने मुड़कर उसे देखा। कुछ सेकंड के लिए वह भी हैरान रह गया, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। तो आखिरकार रानी वापस आ ही गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिया ने गुस्से से कहा, यह सब खत्म होगा। विक्टर हंसा। तुम्हें सच में लगता है तुम हमें रोक सकती हो? आरव आगे बढ़ा। हम कोशिश जरूर करेंगे। विक्टर ने हाथ उठाया। गार्ड्स तुरंत हथियार लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन उसी समय रिया के गले में पहना लॉकेट अचानक चमकने लगा। कमरे की रोशनी अजीब तरह से बदल गई। तीनों साधु एक साथ मंत्र बोलने लगे। विक्टर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यह क्या हो रहा है? रिया की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक चमक थी, जैसे सदियों पुरानी ताकत जाग रही हो। और उसी पल अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। अंडरग्राउंड हॉल में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई। रिया के गले में पहना हुआ लॉकेट तेजी से चमकने लगा। तीनों साधु एक साथ प्राचीन मंत्र बोल रहे थे। हॉल में खड़े सभी लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। विक्टर की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। ये क्या हो रहा है? रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति और ताकत थी। यह उस विरासत की शक्ति है जिसे तुम लोग सदियों से चुराना चाहते थे। विक्टर गुस्से से चिल्लाया, गार्ड्स, इन्हें पकड़ लो। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन उसी पल हॉल की लाइटें बुझ गईं। केवल लॉकेट की चमक पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। तीनों साधु एक साथ बोले, आज अंधेरे का अंत होगा। अचानक पीछे खड़ा रहस्यमयी आदमी आगे आया। उसने अपना मास्क उतार दिया। हॉल में खड़े कई लोग चौंक गए। वह दुनिया का एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वह बोला, रिया, तुम्हें लगता है तुम हमें रोक सकती हो? हम सदियों से इस शक्ति के पीछे हैं। रिया ने शांत आवाज में कहा, शक्ति लालच से नहीं मिलती। आरव भी आगे बढ़ गया। हालांकि उसका कंधा अभी भी घायल था, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। तुम लोगों ने इस द्वीप को अपराध और डर की जगह बना दिया है। आज यह खत्म होगा। विक्टर ने गुस्से में बंदूक उठा ली। धाएं। गोली चली, लेकिन उसी समय आरव ने रिया को खींचकर एक तरफ कर दिया। गोली दीवार से टकराई। हॉल में अफरा तफरी मच गई। गार्ड्स और साधुओं के बीच झड़प शुरू हो गई। उसी समय रिया का लॉकेट फिर चमकने लगा, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। मंच के नीचे छिपा प्राचीन पत्थर अचानक टूटने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। हॉल हिलने लगा। विक्टर घबराकर चिल्लाया, यह मंदिर गिरने वाला है। रिया ने ऊंची आवाज में कहा, यह जगह अंधेरे के लिए नहीं बनी थी, और अब यह अंधेरा खत्म होगा। विक्टर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फर्श अचानक टूट गया। वह गिरते गिरते बचा। सुरक्षा टीम और गार्ड्स भागने लगे। कुछ ही मिनटों में हॉल खाली होने लगा। रिया, आरव और साधु बाहर की ओर भागे। वे जैसे ही बाहर आए, हवेली के अंदर से तेज आवाज आई। धड़ाम। अंडरग्राउंड हिस्सा पूरी तरह गिर गया।
बारिश तेज हो गई। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। विक्टर और उसका गुप्त नेटवर्क बिखर चुका था। कई लोग भाग चुके थे, कई पकड़े जाने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वह शक्ति किसी के लालच में कैद नहीं थी। रिया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सदियों का बोझ हल्का हो गया हो। आरव उसके पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमने। कई महीने बाद वही द्वीप अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। जहां पहले डर और रहस्य था, अब वहां शांति थी। जंगल हरा भरा था, पक्षियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं और पहाड़ों के बीच एक सुंदर छोटी झील चमक रही थी। झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनी थी। उसके पास फूलों के पौधे लगे थे। हवा में मिट्टी और जंगल की खुशबू थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकल रहा था। झील के किनारे एक साफ जगह पर रिया योग कर रही थी। वह शांत मन से कैट काउ पोज में धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। अब उसमें शांति थी और आत्मविश्वास भी। पास ही तीनों साधु बैठे उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। पहला साधु बोला, अब यह द्वीप सुरक्षित है। दूसरा साधु बोला, और वह विरासत सही हाथों में है। तीसरा साधु शांत आवाज में बोला, इतिहास ने आखिरकार अपना संतुलन पा लिया। झोपड़ी के पास खड़ा आरव लकड़ी काट रहा था। अब उसका कंधा पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह मुस्कुराकर रिया की तरफ देखने लगा। रिया ने योग खत्म किया, फिर झील के पास बैठकर पानी को देखने लगी। लहरों में सूरज की रोशनी चमक रही थी। आरव उसके पास आकर बैठ गया। अब क्या प्लान है रानी साहिबा? रिया हंस पड़ी। अब कोई राज नहीं चाहिए, बस शांति, आरव ने कहा। और कहानियां? रिया ने झील की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, शायद हमारी कहानी भी किसी दिन कोई सुनाएगा। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। झील का पानी शांत था। तीनों साधु दूर बैठकर ध्यान कर रहे थे और उस शांत सुबह में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जहां अंधेरा खत्म हो चुका था और उम्मीद फिर से जन्म ले चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।